नमस्कार दोस्तों। आज हम कक्षा 10वीं विज्ञान का दूसरा अध्याय पढ़ रहे हैं, अम्ल, क्षारक एवं लवण। इस अध्याय के नोट्स आप हमारे टेलीग्राम चैनल से फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। हम देख रहे हैं अम्ल। वह रासायनिक यौगिक जो जलीय विलयन में H+ आयन उत्पन्न करता है अम्ल कहलाता है। अम्ल स्वाद में खट्टा होता है। इसके बाद है अम्ल के प्रकार। कार्बनिक अम्ल, यह दुर्बल अम्ल होते हैं, जैसे कि सिरका में होता है एसिटिक अम्ल और संतरा में होता है सिट्रिक अम्ल। इसके बाद है खनिज अम्ल, यह प्रबल अम्ल होते हैं, जैसे कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। इसके बाद हम पढ़ रहे हैं क्षारक और क्षार। ऐसे पदार्थ जिनका स्वाद कड़वा होता है, जो स्पर्श करने पर साबुन जैसे लगते हैं, क्षारक कहलाते हैं। ऐसे क्षारक जो जल में विलय हो जाते हैं, क्षार कहलाते हैं। यह जलीय विलयन में OH- आयन उत्पन्न करता है। उदाहरण आपको यहाँ पे दर्शाया गया है। इसके बाद हम देख रहे हैं सूचक। किसी पदार्थ के अम्लीय या क्षारीय होने का पता जिस पदार्थ से लगाया जाता है, उसे सूचक कहते हैं। इस पदार्थ के रंग या गंध में परिवर्तन होने से किसी पदार्थ के अम्लीय या क्षारीय होने का पता लगता है। सूचक के प्रकार। प्राकृतिक सूचक, इसमें आता है लिटमस, लाल पत्ता गोभी और हल्दी। इसके बाद है संश्लेषित सूचक, मिथाइल ऑरेंज और फिनोल्फथेलीन। कुछ ऐसे पदार्थ होते हैं जिनकी गंध अम्लीय या क्षारकीय माध्यम में भिन्न हो जाती है, इन्हें गंधकीय सूचक कहते हैं। इसके बाद है उदासीन। ऐसे पदार्थ जो लाल अथवा नीले लिटमस पत्र के रंग को परिवर्तित नहीं करते, उदासीन कहलाते हैं। ऐसे पदार्थ ना तो अम्लीय होते हैं और ना ही क्षारकीय होते हैं, जैसे कि नमक, कैल्शियम और क्लोराइड। उदासीनीकरण अभिक्रिया। अम्ल एवं क्षारक की अभिक्रिया के परिणाम स्वरूप लवण अथवा जल प्राप्त होते हैं। इस अभिक्रिया को उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। सामान्यतः इस अभिक्रिया को इस प्रकार हम लिख सकते हैं। क्षारक प्लस अम्ल की अभिक्रिया होती है, तो अभिक्रिया होने के बाद हमें लवण एवं जल प्राप्त होता है। यहाँ पर उदासीनीकरण अभिक्रिया का उदाहरण दिया गया है। इसके बाद है लवण। उदासीनीकरण अभिक्रिया में जो नया पदार्थ निर्मित होता है, उसे ही लवण कहते हैं। लवण अम्लीय, क्षारकीय अथवा उदासीन प्रकृति का हो सकता है। तनुकरण। जल में अम्ल या क्षारक मिलाने पर आयन की सांद्रता H3+ H3O+ OH- में प्रति इकाई आयतन में कमी हो जाती है। इस प्रक्रिया को तनुकरण कहते हैं। इसके बाद हम देख रहे हैं pH स्केल। किसी विलयन में उपस्थित हाइड्रोजन आयन की सांद्रता ज्ञात करने के लिए एक स्केल विकसित किया गया है, जिसे pH स्केल कहते हैं। किसी विलयन का मान 7 से कम है तो विलयन अम्लीय होता है। किसी विलयन का मान pH मान
सात है तो विलयन उदासीन होता है। किसी विलयन का पीएच मान 7 से अधिक है तो विलयन क्षारकीय होता है। दैनिक जीवन में पीएच का महत्व। क्या पौधे एवं पशु पीएच के प्रति संवेदनशील होते हैं? हमारा शरीर 7 से 7.8 पीएच परास के बीच में कार्य करता है। वर्षा के जल की पीएच मान जब 5.6 से कम हो जाती है तो वह अम्लीय वर्षा कहलाती है। इसके बाद हम देख रहे हैं मिट्टी का पीएच। अच्छी उपज के लिए पौधों को एक विशिष्ट पीएच परास की आवश्यकता होती है। हमारे पाचन तंत्र का पीएच। हमारा उदर हाइड्रोक्लोरिक अम्ल उत्पन्न करता है जो भोजन के पाचन में सहायक होता है। उपज की स्थिति में उदर अधिक मात्रा में अम्ल उत्पन्न करता है जिसके कारण उदर में दर्द व जलन का अनुभव होता है। इस दर्द से मुक्त होने के लिए एंटासिड जैसे क्षारकों का उपयोग किया जाता है जो अम्ल की अधिक मात्रा को उदासीन कर देता है, जैसे मिल्क ऑफ मैग्नीशियम। पीएच परिवर्तन का कारण है दंतक्षय के कारण दंतक्षय। मुंह के पीएच का मान 5.5 से कम होने पर दांतों का क्षय प्रारंभ हो जाता है। दांतों का इनेमल कैल्शियम फास्फेट का क्रिस्टलीय रूप से बना होता है जो कि शरीर का सबसे कठोर पदार्थ होता है। यह जल में नहीं घुलता लेकिन मुंह में पीएच का मान 5.5 से कम होने पर संचारित हो जाता है। क्षारकीय दंत मंजन का उपयोग करने से अम्ल की अधिक मात्रा को उदासीन किया जा सकता है। पशुओं एवं पौधों द्वारा उत्पन्न रसायनों से आत्मरक्षा। मधुमक्खी का डंक एक अम्ल छोड़ता है जिसके कारण दर्द एवं जलन अनुभव होता है। डंक मारे गए अंग में बेकिंग सोडा जैसे क्षारक के उपयोग से दर्द में आराम मिलता है। साधारण नमक से रसायन। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल एवं सोडियम हाइड्रोक्साइड से विलयन की अभिक्रिया से उत्पन्न लवण को सोडियम क्लोराइड कहते हैं। सोडियम क्लोराइड NaCl एक ही साधारण नाम नमक है। NaCl का ही साधारण नाम नमक है जिसे हम भोजन में इस्तेमाल करते हैं। इसे समुद्री जल से बनाया जाता है। रॉक सॉल्ट एक भूरे रंग की क्रिस्टल के रूप में पाया जाने वाला पदार्थ है। इसे कोयले की तरह निष्कर्षण करके प्राप्त किया जाता है। साधारण नमक रसायनों का कच्चा पदार्थ। इस प्रकार प्राप्त साधारण नमक हमारे दैनिक उपयोग के कई पदार्थ जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड, बेकिंग सोडा, वॉशिंग सोडा, व्यंजक चूर्ण आदि के लिए एक महत्वपूर्ण कच्चा पदार्थ है। सोडियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन लवण जल से विद्युत प्रवाहित करने पर यह वियोजित होकर सोडियम हाइड्रोक्साइड उत्पन्न करता है। इस प्रक्रिया को क्लोर क्षार प्रक्रिया कहते हैं। यह क्लोर क्षार प्रक्रिया यहाँ पर दर्शाई हुई है। क्लोरीन गैस
एनोड पर मुक्त होती है एवं हाइड्रोजन गैस कैथोड पर। सोडियम हाइड्रोक्साइड विलयन का निर्माण भी होता है। इस प्रक्रिया से उत्पन्न हुए 3 उत्पाद उपयोगी हैं। इसके बाद हम देख रहे हैं व्यंजक चूर्ण। शुष्क भूजा हुआ चूना CaOH2 पर क्लोरीन की क्रिया से व्यंजक चूर्ण का निर्माण होता है। व्यंजक चूर्ण को CaOCl2 से दर्शाया जाता है। इसकी अभिक्रिया यहाँ पर दर्शाई गई है। इसके बाद हम देख रहे हैं व्यंजक चूर्ण का उपयोग। वस्त्र उद्योग में सूती एवं लिनेन के व्यंजन के लिए इसका उपयोग किया जाता है। कागज़ की फैक्ट्री, लकड़ी के मज्जा एवं लॉन्ड्री में साफ कपड़ों के व्यंजन के लिए इसका उपयोग किया जाता है। तीसरा इसका उपयोग है कई रासायनिक उद्योगों में एक उपचायक के रूप में भी इसका उपयोग किया जाता है। पीने वाले जल को जीवाणु मुक्त अर्थात शुद्ध करने में भी इसका उपयोग किया जाता है। इसके बाद हम देख रहे हैं बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा का उपयोग आमतौर पर रसोई घर में स्वादिष्ट खस्ता, पकोड़े आदि बनाने के लिए किया जाता है। कभी कभी इसका उपयोग खाने को शीघ्रता से पकाने के लिए भी किया जाता है। इस यौगिक का रासायनिक नाम सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट NaSCO3 है। इसको बनाने में सोडियम क्लोराइड का उपयोग एक मूल पदार्थ के रूप में किया जाता है। इसकी अभिक्रिया यहाँ पर हमें दर्शाई गई है। इसके बाद हम बेकिंग सोडे का उपयोग देख रहे हैं। बेकिंग सोडे का उपयोग अम्ल अग्निशामक में भी किया जाता है। यह एक एंटासिड का एक संघटक भी है। इसके बाद है धोने का सोडा। सोडियम कार्बोनेट के पुनः क्रिस्टलीकरण से धोने का सोडा प्राप्त होता है। यह भी एक क्षारकीय लवण है। इसकी अभिक्रिया हमें यहाँ पर दर्शाई गई है। इसके बाद धोने के सोडे के उपयोग। इसका उपयोग बोरेक्स जैसे सोडियम यौगिक के उत्पादन में होता है। सोडियम कार्बोनेट का उपयोग घरों में साफ सफाई के लिए भी होता है। जल की स्थायी कठोरता को हटाने के लिए भी धोने के सोडा का उपयोग किया जाता है। इसके बाद है प्लास्टर ऑफ पेरिस। जिप्सम को 373 कैल्शियम पर गर्म करने पर यह जल के अणुओं का त्याग कर कैल्शियम सल्फेट अर्ध हाइड्रेटेड CaSO4 H2O बनाता है। इसे प्लास्टर ऑफ पेरिस कहते हैं। इसके उपयोग हैं। प्लास्टर ऑफ पेरिस का उपयोग डॉक्टर टूटी हुई हड्डियों को सही जगह स्थिर रखने के लिए भी करता है। इसका उपयोग खिलौने, सजावट का सामान बनाने के लिए भी किया जाता है। इसका उपयोग सतह को चिकना करने के लिए भी किया जाता है। क्रिस्टलन का जल। लवण के एक सूत्र इकाई में जल के निश्चित अणुओं की संख्या को क्रिस्टलन जल कहते हैं। यहाँ पर इसका उदाहरण भी दिया गया है। इसमें 5 अणु हैं क्रिस्टलन जल के।